गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आकांक्षा प्रीति आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस विद संकेत एंड टीम में स्वागत करती हूं। हम लोग आज चर्चा करेंगे साइंस पे, विज्ञान। मैं आप लोगों को विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी और विज्ञान के सारे वीडियोस जो भी परीक्षा व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगी। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर करें। साइंस वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई है? साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया से हुई है। साइंटिया का मतलब होता है टू नो, यानी जानना। जब हम लोग प्रकृति को जानने के लिए जिज्ञासु हुए, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है दोस्तों, तो हम लोग साइंस पढ़ना शुरू किए। साइंस पढ़ने के लिए हम लोग 2-3 उसका प्रोसेस होता है, क्रम होता है कि हम लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ यह दिख रहा है, जैसे किसी चीज़ कोई चीज़ दिख रहा है तो हाँ यह दिख रहा है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि यह ऐसा कैसे हुआ, यानी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करके अगर हम लोग वो चीज़ प्रूव कर देते हैं तब हम लोग कहते हैं वह एक तरह से सिद्धांत बन जाता है कि हाँ हमने इसे प्रूव किया। 2-3 बार करके भी देखा कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और सब बार अगर रिजल्ट बराबर आए तो हमें लगता है कि हाँ यह होता है और इसके पीछे का यह कारण है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज़ हम लोग क्यों किए? बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी इंसान के जीवन की सुविधा के लिए, उसके विकास के लिए हम लोग साइंटिफिक नॉलेज, जो भी वैज्ञानिक सिद्धांत का, ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, यह टेक्नोलॉजी है। जैसे अगर हम लोग इसे हिस्ट्री से या पुराने समय से कोरिलेट करके देखें दोस्तों, तो ईंट, पहले लोग कच्चे मिट्टी के घरों में रहते थे, फिर हमने टेक्नोलॉजी के तहत या जानकारी के तहत बोल सकते हैं कि ईंटों को पकाना शुरू किया, पके ईंटों से घर बनाना शुरू किया, जो हम मोहनजोदाड़ो में देखते हैं दोस्तों। ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है। आग की आविष्कार को भी हम एक वैज्ञानिक आविष्कार मान सकते हैं कि इससे पहले लोग कच्चे मांस खाते थे, लेकिन आग के बाद हम लोग पके, स्वादिष्ट और सुपाच्य भोजन ग्रहण करने लगे दोस्तों। तो आग का आविष्कार, पके हुए ईंट का आविष्कार को भी हम लोग साइंटिफिक तौर पे मान सकते हैं। नए युग में देखें तो वॉशिंग मशीन के आविष्कार को जान सकते हैं। पहले हम लोगों को हाथ से कपड़े धोने पड़ते थे, अभी भी हम लोग धोते हैं, लेकिन एक हमारे पास ऑप्शन के तौर पर, टेक्नोलॉजी के तौर पर वॉशिंग मशीन आ गया दोस्तों, जिसके उपयोग से हम लोग कपड़े धो सकते हैं आसानी से, कम समय में, मेहनत कम लगकर वह काम हो जाता है दोस्तों। ये एक टेक्नोलॉजी है। इसका आविष्कार हम लोग इंसान के बेटरमेंट के लिए करने लगे और प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने के लिए हम लोग साइंस के बारे में ज़्यादा जानने लगे। बहुत सारे साइंटिस्टों का इसमें योगदान रहा और हम लोग आज साइंस, एक बृहत रूप में साइंस की पढ़ाई करते हैं। साइंस में हम आप लोगों को केमिस्ट्री, उससे जुड़े हुए प्रश्न, तथ्य, जिससे हम थोड़ा समझ जाएँ और हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ, इस टेक्निक के साथ क्वेश्चन व्यू से पढ़ाई करेंगे दोस्तों। आज हम लोग केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे। केमिस्ट्री का जो साइंस में वेटेज है दोस्तों, जिस तरह से 8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम लोग हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा वेटेज देखते हैं, उसी तरह से साइंस में अगर ओवरऑल 30 क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों से, उसमें 8 से 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहते हैं। केमिस्ट्री का एक अच्छा खासा वेटेज है दोस्तों, इसीलिए हम लोग केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बीपीएससी, एसआई, बैंकिंग, एसएससी, सारे एग्जाम में केमिस्ट्री को पढ़ना अनिवार्य है दोस्तों क्वेश्चन व्यू से, क्योंकि एक भी क्वेश्चन गलत होने पर कभी कभी रिजल्ट नहीं हो पाता है दोस्तों। इसीलिए हर सब्जेक्ट हमारे लिए ज़रूरी है और केमिस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है। साइंस अगर पढ़ रहे हैं तो उसका जो एक ब्रांच है केमिस्ट्री, हम लोग आज केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश, आज हम लोग जानते हैं मिस्र देश, मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। कीमिया से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। पहले मिस्र देश में क्या था ना दोस्तों, थोड़ा सा एक छोटा सा स्टोरी है, 1 मिनट का बताते हैं कि वहाँ गाय चराने लोग जाते थे, गाय चरवाहा सब जो था, तो उन लोग को एक पत्थर के बारे में, पारसमनी पत्थर जिसे कहते हैं हम, पारसमनी पत्थर के बारे में वो लोग बोलने लगे कि एक ऐसा पत्थर होता है दोस्तों जिसे
किसी भी एलिमेंट में सटा देने से, जनरली लोहा में सटा देने से वो सोना बन जाता है। आज के युग में ये अवधारणा नहीं है, इसे साइंटिफिक तौर पर प्रूव नहीं किया जा सका, लेकिन ऐसी मान्यता थी पहले कि पारसमणि पत्थर होता है। दूसरी अवधारणा थी अमृत, अमृत पीने से लोग अमर हो जाते हैं, बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं। तो इन सब चीज़, पारसमणि पत्थर, अमृत, इन सब चीज़ों के बारे में जानकर और केमिस्ट्री के बारे में जानने की जागरूकता पैदा हुई। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवॉइजर। केमिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है दोस्तों? केमिस्ट्री का हर फील्ड में योगदान है, खासकर आज के पेंडेमिक के दौर में दवाई में बहुत योगदान है। जैसे हम लोग एड्स की बात करते हैं तो हम लोग एज़ेड एजिडोथाइमिडीन की बात करते हैं, यह जो है वो एड्स का मेडिसिन है दोस्तों। कैंसर की बात करें, सिस्प्लेटिन, ये एक कैंसर की मेडिसिन है दोस्तों। और रसायन शास्त्र को पढ़कर, केमिस्ट्री के बारे में जानकर ही हम इन सब चीज़ों के बारे में जान पाते हैं दोस्तों। इसीलिए केमिस्ट्री का महत्व और भी बढ़ जाता है। केमिस्ट्री क्या है दोस्तों? केमिस्ट्री के अगर हम परिभाषित करें, परिभाषा के तौर पर बोले तो केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस। यानी हम लोग इसके बनाने के तरीके को जानेंगे, इनकी संरचना को जानेंगे, इनके गुण को जानेंगे और इनसे जो रिएक्शंस के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। यानी मैटर के बारे में जानते हैं दोस्तों, मटेरियल सबस्टेंस के बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि मैटर क्या है। तो मैटर क्या है, पदार्थ क्या है? पदार्थ वह है जिसमें मास होता है, यानी द्रव्यमान होता है, और जो स्थान छेकता है दोस्तों, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, जल, बालू, यह सब पदार्थ है। पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की 3 अवस्थाएं मुख्यतः होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड और गैस ही होता है इंग्लिश में भी दोस्तों। लेकिन इनकी 2 और अवस्थाएं होती हैं, प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन 2 अवस्थाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है अभी, लेकिन हम लोग ठोस, द्रव और गैस के बारे में अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि ठोस एक छोटा टॉपिक नहीं है दोस्तों। कहते हैं हम लोग ठोस वह है जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान छेकता है, जिसमें भार होता है, जिसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा होता है, और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, आणविक दूरी, वो बहुत कम होती है, और वो उसका जो फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड होता है वो, तो इसे ठोस कहते हैं। फिक्स्ड शेप है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतर आणविक बल, वह ज़्यादा होता है। यहाँ मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए दोस्तों, बातों ही बातों में। एक है अंतर आणविक बल, और दूसरा है अंतर आणविक दूरी। अंतर आणविक बल जो होता है ठोस का सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, मैक्सिमम, और अंतर आणविक दूरी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ये सबसे कम होता है दोस्तों। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम SI वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं दोस्तों। फिक्स्ड शेप होता है, अंतर आणविक बल ज़्यादा होता है, अंतर आणविक दूरी जो होती है वो कम होती है। लेकिन हम लोग बस इतना ही नहीं पढ़ेंगे, ठोस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस के अंदर गुण होते हैं। नॉर्मल गुण सब सारे पदार्थ के अंदर होते हैं कि आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, घनत्व होता है, लेकिन ठोस के कुछ स्पेशल गुण होते हैं, जैसे आघातवर्ध्यता, तन्यता, कठोरता, भंगुरता, ये सब इसके स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों। ठोस के प्रकार के बारे में जानेंगे कि इसके 2 प्रकार होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमार्फस, यानी रवादार ठोस और बेरवादार ठोस। तो इस पर हम एक स्पेसिफिक ठोस का वीडियो बनाएंगे। दूसरा है दोस्तों द्रव। द्रव के बारे में हम बात करें तो द्रव में मास होता है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है
यह दोस्तों फिक्स नहीं होता है, क्योंकि हम इसको जिस बर्तन में रखते हैं यह उसी का शेप ले लेता है। इसीलिए हमें 3 तरफ से घिरे हुए बर्तन में द्रव को रखना पड़ता है और वह बर्तन का ताकि शेप ले ले, उसकी बर्बादी ना हो। अगर हम इसको 3 तरफ से घिरे बर्तन में नहीं रखेंगे तो यह बह जाएगा दोस्तों। गैस की बात करें तो गैस को चारों तरफ से बंद बॉक्स में रखना पड़ता है दोस्तों, चारों तरफ से बंद बॉक्स में। चौथा है प्लाज्मा और 5वां बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। हमने पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ा दोस्तों। मैटर के टाइप्स की बात करेंगे कि पदार्थ को कितने भागों में बांटकर अपनी पढ़ाई के सुविधा के लिए कितने भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं, एक प्योर सबस्टेंस और दूसरा इम्प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस में हम लोग एलिमेंट यानी तत्व को लेते हैं और कंपाउंड यानी यौगिक को लेते हैं दोस्तों। और इम्प्योर सबस्टेंस में हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। तत्व एलिमेंट, इसके 2 तरह के गुण होते हैं, एक फिजिकल गुण और दूसरा केमिकल। फिजिकल गुण यानी हम लोग देखते हैं दोस्तों, उसके देखकर उसके बारे में बताते हैं कि उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, आयतन कितना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी क्या है दोस्तों। और केमिकल जैसे कि उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर, अवकरण, ऑक्सीकरण, उसका जो नेचर होता है वह कैसा है, यह हम लोग देखते हैं दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि पदार्थ का सबसे शुद्धतम और सरलतम रूप क्या है। इसका आंसर भी तत्व ही है दोस्तों। दूसरा है कंपाउंड। कंपाउंड भी प्योर है। कंपाउंड प्योर क्यों है, ये तो एक कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है, लेकिन यह 2 प्योर तत्व से, 2 या 2 से अधिक प्योर तत्व से कम 2। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम लोग NaCl, तो सोडियम यह एक तत्व है और क्लोरीन यह भी एक तत्व है। 2 प्योर तत्व के मिलने से एक यौगिक सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, इसीलिए यह भी एक प्योर सबस्टेंस है। तीसरा आते हैं इम्प्योर में मिक्सचर। मिक्सचर यानी मिक्सचर सुनकर मिश्रण यानी कुछ मिला हुआ है। जैसे पानी में नमक को घोल देते हैं, इसको बोलते हैं साल्ट वाटर। नमक का घोल में नमक दिखता है दोस्तों, पानी में घुला हुआ नहीं दिखता है। इसका मतलब है कि मिश्रण में भी बहुत सारे प्रकार होंगे, कि जो एक देखकर ही पता चल जाए कि यह मिश्रण है और दूसरा देखकर पता ना चले। जैसे पानी में हम लोग नमक को, चीनी को घोल देते हैं तो पता नहीं चलता है। तो इस बेसिस पे मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं। पहला नहीं दिखने वाला, जैसे पानी में नमक घोल दिया नहीं दिखा तो यह होमोजिनेट मिक्सचर है। दूसरा चावल दाल में हम लोग को कंकड़ दिख जाता है दोस्तों, चीनी में बालू मिला दीजिए दिख जाएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें सीमेंट, गिट्टी, बालू मिला देते हैं, तो उसमें देखकर ही पता चलता है कि इसमें सीमेंट, बालू और गिट्टी मिला हुआ है। तो देखकर पता चल जाए तो उसको कहते हैं हम लोग हेटेरोजीनियस मिश्रण यानी विसमांगी मिश्रण। मिश्रण 2 प्रकार के हो गए, एक समांगी मिश्रण, एक विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसको देखकर पता न चले कि उसमें कुछ मिला हुआ है, जैसे नमक का घोल, और दूसरा विसमांगी मिश्रण जिसको देखकर ही पता चल जाए कि इसमें कुछ मिला हुआ है, जिस तरह से चावल में कंकड़, दाल में कंकड़। घर बनाने के लिए जब हम लोग गिट्टी, सीमेंट, बालू का यूज करते हैं तो वो सब दोस्तों। इन सब के स्पेसिफिक वीडियो अलग अलग भी आएंगे, क्योंकि बस इतना ही नहीं पढ़ना है दोस्तों। यह तो हम लोगों के लिए समझने के लिए था कि हम लोग समझें कि पदार्थ को किस तरह से प्रकार में बांटा गया है, कौन कौन से प्रकार हैं। लेकिन जिससे हम लोगों को क्वेश्चन पूछेगा वो यहाँ से आएगा दोस्तों। जैसे तत्व, एलिमेंट, तो कौन सा सबसे कठोर तत्व है, कौन सा सबसे मजबूत तत्व है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे हीरा को हम लोग सबसे कठोर तत्व के रूप में, तत्व को भी हम लोग डिवाइड करेंगे धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। धातु में भी क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाया जाने वाला धातु कौन सा है। क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। पहले पूछता था सिंपल वे में कि तत्व, कौन सा तत्व सबसे कठोर होता है, लेकिन अब
कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है, कौन सा तत्व सबसे भारी होता है। लेकिन अब क्वेश्चन पूछने लगे कौन सा धातु सबसे हल्का होता है। तो ये एक क्वेश्चन है कि सबसे हल्का और सबसे भारी, और उसका आंसर था दोस्तों लिथियम एंड ऑस्मियम। इसी तरह से अधातु के बारे में भी पूछे जाते हैं, उपधातु के बारे में पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट की। हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया है कल ही यूनिट एंड मेजरमेंट का, जो हमारे ही टीम के मेंबर गौतम कुमार के द्वारा अपलोड किया गया है, बनाया गया है। आप लोग उससे यूनिट और मेजरमेंट को अच्छी तरह से ब्रीफ में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम बस कुछ यूनिट की चर्चा करेंगे जो अभी हमें ज़रूरत होंगे, क्योंकि हम वहाँ पूरी तरह से ब्रीफ में अच्छे से बता दिए हैं। आप लोग वहाँ से पूरा वीडियो ज़रूर देखें। हम लोग अभी बात करेंगे मास और वेट की। बोल चाल की भाषा में इसमें कोई अंतर नहीं है दोस्तों। हम लोग मास और वेट में अंतर नहीं करते हैं। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर नापता है हमारे वजन को और लिख देता है कि आप 70 kg आपका वेट है। ये गलत है दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि 70 kg यह मास हुआ दोस्तों, द्रव्यमान। द्रव्यमान कहते हैं हम लोग मास, यानी द्रव्यमान यानी पदार्थ की मात्रा। मास का मतलब हुआ पदार्थ की मात्रा। मात्रा जैसे दोस्तों 10 kg 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये kg जो है ये यूनिट है हमारा, किलोग्राम, जो हमारा मास का यूनिट है। लेकिन वह क्या कहता है डॉक्टर कि आपका 70 kg वेट है। वेट का यूनिट kg नहीं है दोस्तों, क्योंकि वेट जो होता है वह मास, वेट जो होता है वह मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्व के प्रभाव में जो त्वरण होता है उसके गुणनफल को कहते हैं दोस्तों वेट। इसीलिए इसका यूनिट जो हो जाएगा वो मास m और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम लोग न्यूटन कहते हैं दोस्तों, न्यूटन। तो वेट का जो यूनिट हुआ वो हुआ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, और मास जो द्रव्यमान हुआ इसका यूनिट हुआ दोस्तों kg। यह जनरली लोगों के मन में इस तरह के डाउट्स रहते हैं, इसीलिए मैंने इसे लिखना जरूरी समझा। वेट को डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स एजेक्टेड बाय मास, कि फोर्स एजेक्टेड बाय मास इज कॉल्ड वेट। अब हम लोग कुछ गुण के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर यानी तापमान। टेम्परेचर हमने इसलिए चुना दोस्तों क्योंकि ये जो टेम्परेचर है यह आपके एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड की बात की जाती है कि अगर यह इतना डिग्री सेंटीग्रेड है तो कितना फ़ारेनहाइट होगा, अगर यह कितना, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो हम लोग 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। तो कह देता है दोस्तों, क्वेश्चन है कि 37 डिग्री टेम्परेचर अगर बॉडी टेम्परेचर है तो इसको केल्विन में निकाले, इसको फ़ारेनहाइट में निकाले। तो दोस्तों एक फार्मूला है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू सेंटीग्रेड प्लस 32। इसको अगर दूसरे तरह से हम लिखें दोस्तों तो ये होगा C/5 F/9 माइनस 32। किताब में जनरली दोस्तों आपको इसी तरह से मिलेगा, C/5 इक्वल टू F/9 माइनस 32। मैंने इसको थोड़ा सिंपल किया है आप लोगों के लिए, F इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। इसलिए दोस्तों मैंने ये लिखा क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लेते हैं हम लोग पूछ लेते हैं कि बॉडी टेम्परेचर हमारा होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो हमको तो सेंटीग्रेड में पता है दोस्तों 37, तो F इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, फ़ारेनहाइट में निकालेंगे तो 9/5 इंटू 37 प्लस 32।
निकल गया दोस्तों हमारा। हमने 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए का क्वेश्चन रखा, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, कि 37 डिग्री सेल्सियस अगर बॉडी टेम्परेचर है तो वह फ़ारेनहाइट में कितना होगा। 37 डिग्री मैंने सेल्सियस के जगह पर इस फॉर्मूले में 37 रखा और मैंने इसे सॉल्व किया दोस्तों, और यह आया 98.6। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है तो आप इसे, यहाँ फ़ारेनहाइट था, अब मैंने पूछा केल्विन में पूछेगा दोस्तों, तो यह और भी आसान है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस 273 प्लस जितना भी डिग्री सेंटीग्रेड में मान रहेगा उसे लिख देंगे दोस्तों। जैसे 273 प्लस 37 इक्वल टू 310। दोस्तों आप जरूर इसे प्रीवियस ईयर में देखिएगा, जाके प्रीवियस ईयर की किताब में ज़रूर देखिएगा जाके, यह क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ऐसे ही आसान सवाल पूछे जाते हैं, जो भी साइंस के सवाल पूछे जाते हैं, बस हमें फैक्ट जानना होता है और थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है दोस्तों। हमारे सारे क्वेश्चन साइंस के सही हो सकते हैं बिना रटे। क्वेश्चन बोला दोस्तों कि वह कौन सा मान रखा जाए कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में वह मान बराबर हो जाए। तो यह फॉर्मूला है दोस्तों, F बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32। इसका आंसर है दोस्तों -40। इसे प्रूव करके बताएंगे दोस्तों। जैसे हम अगर सेंटीग्रेड की जगह पर 9/5 इंटू -40 प्लस 32 सेल्सियस की जगह पर -40 का मान बैठाते हैं दोस्तों, तो हम पाते हैं कि फ़ारेनहाइट में भी मान -40 आ जाता है दोस्तों। यानी कि -40 वह वैल्यू है, वह मान है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान बराबर है दोस्तों। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी, बैंक पीओ, बैंकिंग, एसआई, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, एकदम आसानी से सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन एकदम कम कैलकुलेशन में आप सही कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह सवाल रहा आप लोगों के लिए कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या होगा, और 50 डिग्री, दोनों प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और मैंने आपको फार्मूला बताया और 2-4 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया। इसी तरह से आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट में मान और 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में मान, यह आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। आपके कमेंट करने से यह मुझे पता चलेगा कि आपने मेरे वीडियो को कितना समझा और आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा, समझा, और उससे हमारा हौसला बढ़ेगा दोस्तों। तो कृपया आप इसे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। वैसे टेम्परेचर में हमने कुछ खास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से देखे, जैसे कि एक सामान्य स्थिति में मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे फ़ारेनहाइट में करते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट में हो जाता है। और बाकी -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में मान बराबर होता है दोस्तों। 160 डिग्री सेल्सियस की पर बात करें तो वह सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट से दुगुना हो जाता है दोस्तों। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं हमने सॉल्व किए हैं। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क की तरह हैं। प्लीज़ कमेंट कर हमें लिखिएगा। हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। धन्यवाद।